हमारी प्रीवियस क्लास में हम सेल साइकिल के बारे में बात कर रहे थे और इंटरफेस जो स्टेट है उसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। सेल साइकिल का ही सेकेंड पार्ट जो है सेल डिवीज़न, उसकी हम बात करने वाले हैं। और आज जिस सेल डिवीज़न की बात हम करने वाले हैं वो है माइटोटिक सेल डिवीज़न। माइटोसिस जो होता है वो टर्म एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, माइटोस। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड या फाइब्रिल। माइटोसिस में क्या होता है, जो सेल होती है पेरेंट सेल, वो दो डॉटर सेल्स या पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। दोनों जो डॉटर सेल्स होती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं, समान होती हैं और जेनेटिकली भी आइडेंटिकल होती हैं ये अपनी पेरेंट सेल से। माइटोसिस जो टर्म है वो फर्स्ट देने वाले थे फ्लेमिंग इन 1882। और माइटोसिस जो सेल डिवीज़न है उसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, देखने वाले जो थे वो स्ट्रासबर्गर थे। प्लांट सेल में इन्होंने इस तरीके का सेल डिवीज़न देखा था। बोवेरी और फ्लेमिंग जो थे उन्होंने एनिमल सेल में माइटोसिस या समसूत्री विभाजन को देखा था। इसको इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं दोनों डॉटर न्यूक्लियाई में इक्वल। मतलब जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही दोनों डॉटर सेल्स में मौजूद होते हैं। इस सेल डिवीज़न को सोमेटिक सेल डिवीज़न भी कहा जाता है, कायिक कोशिका विभाजन, क्योंकि ये जो विभाजन होता है वो कायिक कोशिकाएं या सोमेटिक सेल्स में होता है। तो जो सोमेटिक सेल डिवीज़न या माइटोसिस है वो जब इस तरीके का न्यूक्लियर डिवीज़न होता है तो यानी जो सोमेटिक सेल्स में सेल डिवीज़न होगा वो माइटोटिक सेल डिवीज़न या माइटोसिस या समसूत्री विभाजन कहलाता है। और जो साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न होता है यानी कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है वो होता है साइटोकाइनेसिस। ये जो दोनों प्रोसेस हैं वो अंत में जाके दो जेनेटिकली समान कोशिकाएं यानी जेनेटिक रूप से आइडेंटिकल या समान कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, जिसमें कि सेम नंबर और सेम प्रकार के, एक ही प्रकार के क्रोमोसोम्स और उनका नंबर भी सेम होता है जो कि ओरिजिनल सेल में होता है। सोमेटिक सेल डिवीज़न जो होता है उसका मुख्य काम होता है रिपेयरिंग का, यानी जो जितनी भी मृत कोशिकाएं हैं, इंजर्ड कोशिकाएं हैं, उनको रिपेयर करने का काम, उनको रिप्लेस करने का काम, उनकी जगह नई कोशिकाएं निर्माण करने का काम सोमेटिक सेल डिवीज़न के द्वारा संपादित होता है। और जब टिश्यू ग्रोथ होती है तो नई कोशिकाओं का निर्माण भी इसी कोशिका विभाजन के द्वारा किया जाता है। ह्यूमन जो बॉडी है उसमें बहुत ज़्यादातर जो सेल्स होती हैं उनमें सेल डिवीज़न चलता रहता है। और इस तरीके का जो सेल डिवीज़न होता है उसके द्वारा क्या होता है, सेल्स अपने तरीके की नई कोशिकाओं को उत्पन्न करती है या रिप्रोड्यूस करती है। तो दो टाइप ऑफ सेल डिवीज़न आप पहले भी पढ़ चुके हैं, हम फिर से बात कर रहे हैं उसकी, कि एक जो कोशिका विभाजन होता है उसको माइटोसिस या समसूत्री विभाजन या सोमेटिक सेल डिवीज़न कायिक कोशिका विभाजन कहते हैं। और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न या मियोटिक डिवीज़न या मियोसिस। रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होती हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स में मियोसिस या रिडक्शन डिवीज़न जो होता है वो पाया जाता है। आज हम अपने जो इस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो है माइटोसिस या समसूत्री विभाजन के बारे में। पुरानी क्लासेस में भी हम इस चीज़ से रूबरू हो चुके हैं। इस चीज़ से हमको अभी तक जानकारी है कि जो माइटोसिस या समसूत्री विभाजन होता है उसको 4 प्रमुख स्टेजेस में या पायदानों में बांटा जा सकता है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। माइटोसिस डिवीज़न का जो पहली स्टेज होती है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, जो क्रोमेटिन होता है, अब तक हमने यही पढ़ा है ना कि जो क्रोमेटिन है वो इंटरफेज में तो क्या होता है, नेटवर्क के रूप में होता है। और जालिकावत जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो कंडेंस फॉर्म में बदल के
और क्रोमोसोम्स का निर्माण कर देता है। तो जो फॉस्फोरिलेशन ऑफ हिस्टोन होता है H1, वो इम्पॉर्टेंट होता है जब भी कंडेंसेशन प्रोसेस या संघनन की जो प्रक्रिया होती है, जिस तरीके से क्रोमेटिन मटेरियल सघन हो जाता है, तो उस प्रक्रिया में फॉस्फोरिलेशन ऑफ हिस्टोन जो H1 होता है वो ज़रूरी होता है। और जो प्रोग्रेशन होता है G2 से माइटोटिक फेज़ की तरफ, उसमें भी ये आवश्यक होता है। तो हर जो क्रोमोसोम होता है वो एस फेज़ में डुप्लीकेट होता है। हमने कल बात करी थी कि जो सिंथेसिस फेज़ होती है, एस फेज़ होती है, वहाँ पर डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है और 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स का निर्माण हो जाता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि काइनेटोकोर या काइनेटोकोर से जो है 2 सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े हुए हैं और यहाँ जो सेंट्रोमियर जो रीजन होता है क्रोमोसोम का, वहाँ पर दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े होते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स जब जो सेंट्रोमियर है वहाँ पर कुछ प्रोटीन्स के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। सेंट्रोमियर्स में क्या होता है, काइनेटोकोर होता है जहाँ पर कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो बाइंड होते हैं। येलो जो पॉइंट दिख रहा है, जिसको लेबल भी किया गया है, इसमें नामांकित भी किया गया है कि काइनेटोकोर क्या चीज़ है, और जो ग्रीन चीज़ें हैं वो है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। और जो रीजन जहाँ पर कि दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े हुए हैं वो रीजन ऑफ क्रोमोसोम कहलाता है, उस क्षेत्र को कहते हैं सेंट्रोमियर। हर सिस्टर क्रोमेटिड का अपना एक काइनेटोकोर होता है। सिस्टर क्रोमेटिड अपने काइनेटोकोर से जुड़ के फिर माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ जाते हैं और ऑपोजिट एंड की तरफ जब भी ये प्रोग्रेशन होता है और लास्ट स्टेज पे माइटोसिस पहुंचता है, तब ऑपोजिट एंड पे इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा काइनेटोकोर से जुड़ के दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं। एक सिस्टम ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स जिसको कि माइटोटिक स्पिंडल कहा जाता है, वो दोनों पोल्स के बीच में ऑर्गेनाइज रहता है, व्यवस्थित रहता है ऑपोजिट एंड्स पे सेल के। और हर जो पोल है, हर ध्रुव होता है, वहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर या MTOC प्रेजेंट होता है। एनिमल्स और कुछ दूसरे यूकैरियोट्स में सेंट्रियोल्स जो पाए जाते हैं वो इस MTOC यानी माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर पे प्रेजेंट रहते हैं। प्रोफेज जो फेज होती है वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाती है, बहुत सारे छोटे छोटे वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। न्यूक्लियोलाई जो होता है केंद्रिका, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो अपने अपने काइनेटोकोर से जुड़ के माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ जाते हैं ऑपोजिट पोल की तरफ। प्रोफेज जो होता है, जो लेटर पार्ट ऑफ प्रोफेज होता है, उसको प्रो मेटाफेज भी कहते हैं कुछ साइकोलॉजिस्ट। और इसमें यूजुअली क्या होता है कि वेस्कुलराइजेशन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का और अटैचमेंट ऑफ काइनेटोकोर टू माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसकी हम पहले अभी बात कर चुके हैं। कुछ यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेस्कुलराइज नहीं होती है। सेकेंड जो फेज होता है प्रोफेज का, उसको कहते हैं मेटाफेज। हर क्रोमोसोम 2 काइनेटोकोर्स जो बन गए हैं सेंट्रोमियर पे से एक क्रोमेटिड अटैच हो गया, ये अब तक की हमारी जानकारी हो चुकी है। काइनेटोकोर क्या चीज़ होती है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है जो कि अटैचमेंट पॉइंट की तरह काम करती है। तो जो माइटोसिस का मेटाफेज स्टेट होता है, उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे मिड प्लेन ऑफ द सेल होता है, जिसको कि मेटाफेज प्लेट कहा जाता है, यानी सेंटर ऑफ द सेल पर एक प्लेट पर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, लाइन अप हो जाते हैं, वहाँ पे व्यवस्थित हो जाते हैं। इस समय क्रोमोसोम्स की स्थिति हाईली कंडेंस्ड होती है। माइटोटिक स्पिंडल अब कंप्लीट हो जाता है और 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स बन जाते हैं। काइनेटोकोर जो होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल की तरफ एक्सटेंड हो जाता है एक पोल की तरफ। पोलर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो मिड प्लेन एरिया से पोल की तरफ ओरिएंट होने लगते हैं। माइटोसिस जो चेक पॉइंट होता है वो भी यहीं पर
होता है, मतलब कि जब तक काइनेटोकोर्स से ये जुड़ नहीं जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, तब तक आगे का प्रोग्रेस नहीं होता है सेल डिवीजन का। तो ये एक चेक पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट जो फेज़ होती है वो होती है एनाफेज। इस स्टेज पर क्या होता है कि जो काइनेटोकोर है वहाँ से स्प्लिटिंग शुरू हो जाती है। प्रोटीन्स जो कि दोनों सिस्टर क्रोमेटिन को बाइंड करती है वो क्लीव हो जाती है, विदलित हो जाती है और उनको सेपरेट करने के लिए अग्रसर करती है, उनको अलग करने के लिए एक मार्ग प्रशस्त कर देती है। तो जो ये पॉइंट्स हैं वो यही हैं कि सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते हैं और ऑपोजिट एंड्स जो पोल्स होते हैं उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। और इसका मुख्य कारण क्या होता है कि जो प्रोटीन्स बाइंड करती हैं दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को वो टीदर होने लग जाती हैं, क्लीवेज की स्टेज में आ जाती हैं और क्रोमेटिड्स अब दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ब्रोकन हो जाते हैं। और दो सिस्टर क्रोमेटिड जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है, डॉटर क्रोमोसोम्स जिनको मार्क किया हुआ है वो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स थे जो कि अब अलग होके ऑपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। एनाफेज जो स्टेट है उसमें इसको डिस्क्राइब करने के लिए 3 तरीके के मॉडल्स को प्रपोज किया गया है। एनाफेजिक जो मूवमेंट होते हैं क्रोमोसोम को, उसके लिए समझाने के लिए 3 सिद्धांत प्रतिपादित हैं, 3 मॉडल्स प्रतिपादित हैं। फर्स्ट जो है वो है माइक्रोट्यूब्यूल मॉडल, इसको देने वाले थे J.R. मैकेंटस। और सेकंड है स्लाइडिंग साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट मॉडल, ये दिया था ए फॉरर ने 1974 में। और थर्ड जो मॉडल है वो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम मॉडल, एसएनओ ने 1967 में प्रतिपादित किया था। ऐसा देखा गया है कि जो प्रोटीन है वो डाइजेनिन इस पूरी प्रक्रिया में इन्वॉल्व होती है और वो पोल टू पोल जो सेपरेशन होता है, माइटोटिक मूवमेंट जो होता है, उसके लिए जिम्मेदार होती है। इसमें जो कैल्शियम है वो एक पोटेंट इनहिबिटर जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल के पॉलीमराइजेशन के लिए, वो माना गया है। तो कैल्शियम बाइंडिंग जो प्रोटीन होती है कैल्मोड्यूलिन, वो असेंबली और डिसअसेंबली जो होती है स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स की, उसके लिए आवश्यक होती है। तो जो रेगुलेशन होता है कैल्शियम लेवल का साइटोसोल में, उसके द्वारा ये सारी की सारी प्रक्रिया को नियमित किया जाता है। तो ये जो एक आप स्लाइड देख रहे हैं ये है मॉडल ऑफ मैकेनिज्म, जिसके द्वारा कि क्रोमोसोम कैसे पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। एक जो मोटर प्रोटीन होती है वो क्रोमोसोम को उनके पोल्स की तरफ काइनेटोकोर और माइक्रोट्यूब्यूल्स की मदद से मूव कराने में दिखाई दे रहे हैं। काइनेटोकोर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो शॉर्टन हो जाते हैं जैसे जैसे क्रोमोसोम मूव करता है। तो ये जो ट्यूब्यूलिन सब यूनिट्स हैं वो अलग हो रही हैं, सेपरेट हो रही हैं, क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल की तरफ जाते हुए दिख रहा है। माइटोटिक एनाफेज जो होता है, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो लंबाई है वो एंटायर स्पिंडल बढ़ती जाती है। मोटर प्रोटीन्स जो होती हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स पे वो स्लाइड करती हैं और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनको एक दूसरे से अलग पुश करती हैं। ये जो है वो MTOC जो है माइक्रो ट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग जो सेंटर होता है वहाँ से उसको अलग अलग करने की कोशिश करती हैं। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो काइनेटिक कोर होता है वो पुश होके माइक्रोट्यूब्यूल की तरफ जाता है और ऑपोजिट पोल की तरफ क्रोमेटिड्स का मूवमेंट दिखाई देता है। ओवरऑल जो ये प्रोसेस होता है उसके द्वारा क्या होता है, हर डॉटर सेल एक सेट जो डुप्लीकेट सेट डुप्लीकेशन हुआ था आरएनए का, डीएनए का सॉरी, उसके द्वारा जो डुप्लीकेट सेट बने थे उसका एक सेट जेनेटिक मटेरियल के साथ क्रोमोसोम के साथ हर पोल पर पहुंचा दिया जाता है। लास्ट स्टेज जो होती है वो है टेलोफेज। टेलोफेज का मतलब क्या है कि जो क्रोमोसोम है वो इंटरफेज स्टेज पे पुनः पहुंच जाता है, यानी बिल्कुल उलट है प्रोफेज के। और इसके जो मुख्य लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं।
अनकॉइलिंग और डिस्पर्शल ऑफ जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो, रिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप भी वापस बन जाता है, केंद्रिका वापस अपीयर हो जाती है। तो जो प्रोफेज है वो एक मायने में रिवर्स हो जाता है। माइटोटिक स्पिंडल जो होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाते हैं वापस, सघनता जो होती है उनकी ख़त्म हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से बन जाती है, जेनेटिक मटेरियल दो न्यूक्लियाई बनाता है जो कि एक दूसरे की समान कॉपी होती हैं, न्यूक्लियोलाई वापस दिखाई देने लगता है सेल में, और इंटरफेस सेल्यूलर जो फंक्शन है वो वापस रिज्यूम हो जाता है, आ जाता है। माइटोसिस जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही जो टेलोफेज की फेज़ होती है उस समय ही साइटोकाइनेसिस जो लास्ट स्टेज ऑफ सेल साइकिल है वो, जिसके द्वारा सेल दो डॉटर सेल्स का निर्माण कर देती है, की प्रक्रिया में प्रविष्ट हो जाता है। तो जो साइटोकाइनेसिस है वो है साइटोप्लाज्म डिवाइड होके दो कंपार्टमेंट में दो सेल्स को बना देता है, और इसके में जो भी होता है वो सारी कॉन्ट्रैक्टाइल इवेंट्स होती है। सेल जो है दो डॉटर सेल्स या पुत्री कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। टेलोफेज जैसे ही शुरू होता है वैसे ही ये प्रारंभ हो जाती है और उसके तुरंत बाद ख़त्म हो जाती है। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में साइटोकाइनेसिस जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एनिमल सेल्स में एक क्लीवेज फरो बनती है, एक विदलन रेखा बनती है। ये जो विदलन फरो होती है ये यूजुअली क्लोज टू मेटाफेज प्लेट होती है। डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि क्लीवेज फरो क्या होती है, वो कैसे बन रही है, और जो मेटाफेज प्लेट बनी थी उसके क्लोज इसका निर्माण होता है। माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं एक्टिन, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है मायोसिन फिलामेंट के मॉलिक्यूल के साथ, और इस तरीके से जो इंटरेक्शन होता है, मतलब एक्टिन मायोसिन फिलामेंट के ओरिएंटेशन से, तो ये जो है पूरी प्रक्रिया वो संपादित हो जाती है पैरेलल टू द प्लेन ऑफ फरो। जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है फरो और डीप होती जाती है, और इवेंचुअली जो रिंग होती है वो क्लोज हो जाती है, और प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है वो सेपरेट हो जाती है। रिजल्ट क्या होता है उसका, दो सेपरेट सेल्स का निर्माण हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या कर रही है, दोनों कोशिकाओं को अलग करने का काम कर रही है और डॉटर सेल का निर्माण कर रही है। साइटोकाइनेसिस जो प्लांट सेल में होता है उसमें आप अपन पहले जो आपकी छोटी क्लासेस हैं वहाँ पे आपने पढ़ा था कि सेल प्लेट का निर्माण होता है, और जो गोल्गी बॉडी होती है उसके वेसिकल्स से डिराइव्ड होती है। वेसिकल्स गोल्गी बॉडी से जो बनने वाले होते हैं वो इक्वेटोरियल जो रीजन होता है वहाँ पर लाइन अप हो जाते हैं, वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। धीरे धीरे ये वेसिकल्स फ्यूज़ होते हैं, दूसरे और नए वेसिकल्स बनते रहते हैं, और जो सेल है उसके बाह्य किनारे की तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ये बढ़ते जाते हैं जब तक कि सेल सेपरेट नहीं हो जाती हैं। जो वेसिकल्स होता है उनमें प्राइमरी सेल वॉल को बनाने वाले सारे मटीरियल्स मौजूद होते हैं, और इस तरीके से जो सेल वॉल है वो मिडिल लैमेला से बनकर निर्माण होकर दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो जो साइटोकाइनेसिस है उसका मतलब क्या हो गया कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो दो डॉटर सेल्स में इंक्लूसिव ऑफ मोस्ट सेल ऑर्गेनेल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो के दो डॉटर सेल्स का निर्माण कर देता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कुछ मटेरियल्स का अनइक्वल डिवीजन होता है, बट साधारण जो फिनोमेना है जनरल जो है उसमें साइटोकाइनेसिस के द्वारा दोनों इक्वल सेल्स बनती हैं। ये अब तक जो हमने पढ़ा हुआ है उस सारे का सम अप है। स्टेजेस देख के हम पहचान सकते हैं कि कौन सी इंटरफेज है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है। तो जब भी आप सेल डिवीजन को स्टडी करते हैं तो अंडर माइक्रोस्कोप इस तरीके से हमको सेल्स डिफरेंट माइटोटिक स्टेजेस में दिखाई देती है। थैंक यू।